स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस साल भी हम लेकर आए हैं स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इतिहास के प्रश्नों को। इतिहास का ये दूसरा एपिसोड है और लेते हैं इसका पहला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है ये राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण के समर्थक थे, यानी स्टेट कंट्रोल्ड। दूसरा, विदेश नीति में इन्होंने पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी इस तरह की पॉलिसीज लेकर आए। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पहले आम चुनावों को जीतने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास को एक नई दिशा दी। इसके संदर्भ में इनके द्वारा कई कदम उठाए गए जो इस तरह से हैं। पहला है अवसंरचना, पूंजी निर्माण और अर्थव्यवस्था के विकास और गरीब जनता की क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पावर की बात हो रही है। इसके साथ संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया इन्होंने। इनके द्वारा कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भी नींव डाली गई। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 1948 और औद्योगिक नीति 1956 लाई गई, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। फॉरेन पॉलिसी के मामले में इन्होंने पंचशील यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हुई थी और गुट निरपेक्ष यानी पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों से स्वतंत्र एक विदेश नीति डेवलप की जाए, नॉन अलाइनमेंट। इस तरह के सिद्धांतों का इन्होंने पालन किया और इस तरह के पॉलिसीज लेकर आए। देश में कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए जमींदारी समाप्ति की, हदबंदी कानूनों को लागू किया इन्होंने। हालांकि हरित क्रांति की अवधारणा इनके द्वारा शुरू नहीं की गई थी, ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में शुरू की गई थी, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। प्रथम आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है संसद में कांग्रेस के बाद की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से अधिक संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की थी, यानी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार ही थे, किसी और पार्टी की संख्या इसके बाद दूसरे नंबर पर नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट है पहला आम चुनाव इस मायने में विफल रहा कि इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 9 के बराबर थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला नहीं सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव एक उत्सव की तरह मनाया गया। 489 सीटों की 2,24,000 मतदाता केंद्रों पर चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस 364 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा दल था। इसके 16 सदस्य जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि इस चुनाव में 37 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीता था, अतः कथन एक सत्य है। ये चुनाव इस मामले में काफी खास रहा कि 40% मतदान योग्य महिलाओं ने इसमें वोटिंग की। हालांकि सकल मतदान यानी टोटल वोटिंग जो थी वो मात्र 45% ही रही। इस तरह दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करना है। पहला है भारत से पुर्तगाल की वापसी, दूसरा है चीन का तिब्बत पर अधिग्रहण, तीसरा है भारत चीन युद्ध और चौथा कोलंबो प्रस्ताव। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2, 3 और 4, बी 2, 1, 3 और 4, सी 1, 2, 4 और 3 अथवा ऑप्शन डी 2, 1, 4 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 2, 1, 3 और 4, यही सही क्रम है इसका। चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण 1950 में किया गया था। भारत से पुर्तगाल की वापसी 1961 में हुई थी। भारत चीन युद्ध 1962 सितंबर में हुआ था, जबकि कोलंबो प्रस्ताव जो आया था 1962 दिसंबर में आया था। इस प्रकार घटनाओं का सही वर्णन। लेते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन सी घटनाएं अथवा नीतियां लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई थी। पहला है हरित क्रांति, दूसरा श्वेत क्रांति और तीसरा ट्रॉम्बे प्लूटोनियम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही लाल बहादुर शास्त्री के समय में शुरू किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के समक्ष कई सारी चुनौतियां थीं। भारत उस वक्त भोजन की कमी से जूझ रहा था और 1965 के युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह चेतावनी दी थी कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोकता है तो वो भारत को गेहूं की आपूर्ति बंद कर देगा। अमेरिका ने ऐसा कहा। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के MS स्वामीनाथन द्वारा मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग की टीम द्वारा विकसित किए गए उच्च पैदावार गेहूं की किस्मों को भारत सरकार से अवगत कराया गया। इसके द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हालांकि हरित क्रांति को पूर्ण तरीके से लागू करने का श्रेय इंदिरा गांधी जी को जाता है, लेकिन इसकी नींव लाल बहादुर शास्त्री के समय ही रखी गई थी। 1964-65 में वर्गीज कुरियन के साथ मिलकर शास्त्री जी ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, जो कि आगे चलकर श्वेत क्रांति का आधार बना। ट्राम्बे में प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना 1965 में शास्त्री जी के ही समय में किया गया था, इनके द्वारा ही किया गया था। इस तरह तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लेते हैं आज के इस प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसे दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा यानी इनके रिकमेंडेशन पर शुरू किया गया था, पारित किया गया था इस कानून को। दूसरा, अभी वर्तमान में 7 राज्यों ने इसके नियमों को अधिसूचित कर लिया है। और तीसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम को राज्य में लागू करने वाला नोडल संस्थान है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 सही है, केवल 2 कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं, अथवा डी, कोई भी कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी इसमें से केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अभी बीते दिनों छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा एक्ट 1996 को लागू करने के लिए अपने यहाँ नियमों को अधिसूचित किया है। इन्होंने मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला 7वां राज्य बन गया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा नियमों को अपने यहाँ लागू किया हुआ है। पेसा एक्ट 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पर लागू किया गया था। पंचायती राज्य मंत्रालय पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। पेसा अधिनियम को संविधान के भीतर एक छोटा संविधान कहा जाता है। यह संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों में लागू होता है। ये 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। पेसा अधिनियम के पारित किए जाने के बाद केंद्र ने आदर्श पेसा नियम बनाए थे। अब तक 7 राज्यों के द्वारा इन नियमों को अधिसूचित किया जा चुका है। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। इस एपिसोड में इतना ही। हम कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना जमकर रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।